नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के लोगों को दी बड़ी सौगात। एक साथ 108 अस्पतालों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कोरोना संकट की वजह से मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लॉन्च। प्रधानमंत्री की मुफ्त योजना को बढ़ाने पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा, अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए नहीं उठाए कोई कदम। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की मांग को नहीं मानने पर जताया अफसोस। वहीं रिश्वत कांड में दलाल प्रमोद शर्मा की सामने आई बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें। कांग्रेस विधायक ने भरतपुर के डीआईजी और प्रमोद शर्मा की नार्को टेस्ट की मांग। और जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नए भवन का उद्घाटन। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा, राज्य में नए स्टेडियम की रूपरेखा हुई तैयार। घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए नई सिलेक्शन कमेटी का जल्द किया जाएगा गठन। तो डॉक्टर्स डे पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के लोगों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 108 चिकित्सालयों के नए भवनों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री निवास से ही लॉन्चिंग करते हुए गहलोत ने कहा कि कोरोना संकट काल में इतनी बड़ी उपलब्धि को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, ऐसे में हम सभी को सावधान रहना बहुत जरूरी है। भले ही होटल और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं, लेकिन वे खाली पड़े हैं। ऐसे में कोरोना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि राजस्थान सरकार ने इस महामारी के आने से पहले ही निरोगी राजस्थान अभियान शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से प्रदेशवासियों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। संकट के समय में राज्य सरकार की यही प्राथमिकता है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भीलवाड़ा और जयपुर मॉडल पूरे देश के लिए नजीर साबित हुए हैं। राज्य सरकार ने विधायकों को भी अपने कोष की पूरी राशि मेडिकल सुविधाओं के लिए खर्च करने की अनुमति दी है। वहीं टेस्टिंग का दायरा प्रदेश में अब काफी बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर रोज 40,000 टेस्ट प्रदेश में होने लगे हैं। आपकी जो सेवाएं हैं वो किसी भी रूप में कम नहीं है, इसीलिए आज आपका मान सम्मान, लोग कहते हैं ईश्वर को देखा नहीं, पर जो बीमार होते हैं तो ईश्वर के रूप में ही सामने आते हैं। तो मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से डॉक्टर समुदाय को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। कोरोना के अंदर जिस रूप में डॉक्टरों ने, मेडिकल स्टाफ ने, सभी कर्मचारियों ने, सरकारी कर्मचारी चाहे पुलिस प्रशासन हो या सरकारी कर्मचारी हो, मेरे ख्याल से किसी ने कमी नहीं रखी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात का जायजा लिया। साथ में उन्होंने प्रदेश में चल रहे जागरूकता अभियान की भी जानकारी ली। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, विधायक, सचिव और दूसरे अधिकारी शामिल थे। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के लोगों से अपील की है कि कोरोना को लेकर किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। गाइडलाइंस का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और बार बार हाथों को धोएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और इस वायरस का असर आगे भी लंबे समय तक रहने की आशंका है। ऐसे में सभी को समझदारी दिखाते हुए संक्रमण से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतने होंगे। इस पर और चर्चा और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, हम अनलॉक के फेज 2 में पहुंच गए हैं और देखा जा रहा है कि जिस तरह से राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से ढील दी जा रही है कई सेक्टर्स में, वहां लोग लापरवाह भी होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि गलत है। और उसी की चिंता यहाँ कहीं ना कहीं सीएम गहलोत करते हुए, उसी के चलते यहाँ लोगों से अपील भी की उन्होंने। बिल्कुल, समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना अभी भी प्रदेश और देश के लिए चुनौती बना हुआ है और आगामी दिनों में ये कहां तक जाएगा इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में हम सभी को, प्रदेशवासियों को, प्रत्येक नागरिक को इससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो उनको जो है पूरी तरह से पालना करने की अपील यहाँ से प्रदेश के लोगों से की गई है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि अब जिस तरह से जीविका जरूरी है, उसी तरह से आजीविका भी जरूरी है। इसी लिहाज से सभी तरह के बाजार, दुकान, शॉपिंग मॉल वगैरह खोलने की इजाजत दी है। लेकिन सीएम साहब ने यह भी कहा था कि भले ही होटल्स और बार को खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन वहां पर लोगों की आवाजाही जो है बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो ऐसे इसका मतलब यही है कि अभी भी जो भय है कोरोना का वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में
एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति खुद स्वयं अपने स्तर पर एहतियात नहीं बरतेगा, तब तक जो है इसका खतरा जो है अभी किसी को भी चपेट में ले सकता है। जी, रामस्वरूप, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप रिपोर्टिंग करते हैं, हर जगह आपकी नजर रहती है, कहां पर सबसे ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है आजकल राजस्थान में? देखिए, संपर्क अब कई जगह देखते हैं कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी कि अगर बाजारों की बात करें तो बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, लोगों की आवाजाही जो है सामान्य दिनों की भांति है। हालांकि बहुत लोग नजर आते हैं मास्क लगाते हुए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मास्क होने के बावजूद भी गले में लटकाते हैं और प्रॉपर रूप से लगाते नहीं है। तो ये एक तरह से छोटी छोटी लापरवाहियां हैं जो बहुत भारी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को यही कहना है कि जो गाइडलाइन, जो मापदंड तय किए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसकी पालना जो है प्रत्येक नागरिक को सुनिश्चित करनी चाहिए, तभी इस कोरोना की महामारी से बचाव हो सकता है। बिल्कुल, जहां राज्य सरकार इतने कदम उठा रही है, वहां लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। रामस्वरूप, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों से के लिए आपसे जुड़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुफ्त राशन योजना की अवधि बढ़ाने का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन अब तक अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए मांग आधारित कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसे कदम उठाने थे ताकि मांग उत्पन्न होती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को चीन के साथ तनाव पर भी बोलना चाहिए था। देश को वस्तुस्थिति जानने का हक है और कल प्रधानमंत्री ने मुफ्त राशन योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ा दी है और इससे करीब 80 करोड़ लोगों का फायदा होगा और इसके तहत लोगों को मुफ्त अनाज मिलेंगे। इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी से। संजय जी, कल जैसे प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गरीबों को मुफ्त राशन बांटने की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया नवंबर तक, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इस अनाउंसमेंट से सीएम अशोक गहलोत असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाना चाहिए था, इकोनॉमी को लेकर, यहाँ रिवाइव करने को लेकर यहाँ कदम उठाए जाने चाहिए थे। बिल्कुल सही रितिका जी, क्योंकि देखिए जो ये अनाज है ये गरीब लोगों को मिलेगा तो ये उनका पेट तो भरेगा, लेकिन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिमांड रिवाइव हो। जो उपभोक्ता मांग है, जो चीज़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, उन चीज़ों को खरीदने के लिए आदमी की जेब में पैसा चाहिए। तो इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के जरिए लोगों के खातों में पैसा देना चाहिए था। क्योंकि बात जो कि कर रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री की 20 लाख करोड़ के पैकेज की, उसके लिए सब लोग कह चुके हैं कि ये केवल एक लोन या क्रेडिट फैसिलिटी है, इसमें फिस्कल स्टिमुलस जैसा कुछ भी नहीं है। तो जब तक लोगों की जेब में पैसा नहीं जाएगा तब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो पिकअप नहीं करेगी और उसके बाद जॉब क्रिएट नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए उनकी जो मांग है प्रधानमंत्री से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की, वो बहुत वाजिब है। जी, और जो इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है भारत और चीन सीमा का जो विवाद चल रहा है, जो तनाव चल रहा है, वहां पर भी कल उम्मीद की जा रही थी कि उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे सीएम अशोक गहलोत ये भी एक नाराजगी जताते हुए कि लोग सुनना चाहते थे, स्पष्टीकरण चाहते थे कि वो तनाव कहाँ तक पहुंचा है, उस पर कोई प्लान ऑफ एक्शन है कि नहीं सरकार का, उस पर सुनना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बयान आया नहीं प्रधानमंत्री की तरफ से उस पर कुछ भी। देखिए रितिका, हम सब लोग देख रहे हैं कि जब से चीन के साथ तनाव हुआ है, काफी समय तक प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधे रखी। वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर 1 घंटे के अंदर ट्वीट करते हैं, लेकिन चीन की सीमा पर जो हमारे सैनिक शहीद हुए तो 2 दिन तक उनका कोई उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं था। इसके अलावा वो कहते हैं कि ना कोई घुसा ना घुसा हुआ है, उधर बाद में हम देखते हैं कि MEA कोई दूसरा ही बयान जारी करता है। तो ये जो असमंजस की स्थिति है, इसके बारे में उनको जनता को बताना चाहिए। और अब वो कह रहे हैं 59 जो चाइनीज एप्स हैं उन पर बैन लगा दिया और बीजेपी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, ढिंडोरा पीट रही है कि जैसे बहुत बड़ा कदम उठा लिया हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस जो काम एक स्ट्रेटेजिक उस पर होना चाहिए था, मिलिट्री रिस्पॉन्स जो होना था, जिस तरह की बात वो पाकिस्तान के साथ करते हैं मिलिट्री रिस्पॉन्स की, वो चाइना के साथ क्यों नहीं करते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा है कि जो प्रधानमंत्री बात करते थे लाल लाल आंखें करके चीन को चेतावनी देने की,
वो खुद अब क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत की तरफ से ये सलाह दी जा रही है, ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो दो मेन मुद्दे हैं, इकोनॉमी और जो चीन के साथ इस समय तनाव बना हुआ है, ये दोनों मुद्दे एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो कि कल नहीं हो पाया पीएम के संबोधन में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमेशा कोई भी मसला हो वो काफी दूरंदेशी से उन्होंने सबसे पहले उसको उठाया है, और निशाना बनाना हो तो उन्होंने प्रधानमंत्री को निशाना भी बनाया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी कभी ये मौका नहीं चूकते थे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और वो मुख्यमंत्री थे। तो अशोक गहलोत ने वाजिब सवाल उठाने में कभी कोई कोताही नहीं बरती है, और इस मामले में वो काफी आगे सोच रखने वाले साबित हुए हैं। जी, शुक्रिया संजय जी तमाम जानकारी और चर्चा के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री की मुफ्त जो गरीबों को राशन बांटने की योजना है उसका स्वागत किया, लेकिन यहाँ वो कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े करते हुए कि ये काफ़ी नहीं है, डायरेक्ट कैश दिया जाए इन गरीबों को ताकि डिमांड बढ़े और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए भी यहाँ कदम उठाने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आगे। डीजल और पेट्रोल की कीमतों की बढ़ोतरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी राजस्थान की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया। प्रदेश पदाधिकारियों के नेतृत्व में ऊंट गाड़ी पर तख्तियां लेकर जयपुर में रैली निकाली गई। इस दौरान केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने बताया कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से माल भाड़ा भी बढ़ चुका है। ऐसे में आम आदमी महंगाई की मार के तले दबता जा रहा है। एक तरफ कोरोना संकट के कारण देश के आर्थिक हालात संकट में हैं, विशेष तौर पर आम आदमी के पास रोजगार के साधन खत्म हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट हो चुकी है। इसके बावजूद केंद्र सरकार डीजल में कमी क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस बीजेपी धोखा है सरकार। कोविड-19 के चक्कर में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आम जनता को डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा करके लूटा जा रहा है। पूरे विश्व में इतनी कीमतें कहीं नहीं हैं, इसलिए हमारी मांग है कि ये जो बढ़ती हुई डीजल पेट्रोल की कीमतें इनको रोका जाए, इनको कम किया जाए, जनता को राहत दी जाए। चलिए, राजस्थान बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072. SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और भरतपुर में DIG के नाम पर थाना प्रभारियों से वसूली के मामले में अब तक एक बड़ी मांग उठी है। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने दलाल प्रमोद शर्मा और DIG लक्ष्मण गौर के नार्को टेस्ट की मांग की है। आज जयपुर में अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दलाल प्रमोद शर्मा और DIG लक्ष्मण गौड़ दोनों के कोरस की वजह से ही पूरे इलाके में वसूली होती है। दलाल के जरिए ही सैकड़ों प्रकरणों की जांच को प्रभावित किया जाता था।
उसकी वजह से कई निर्दोष लोग जेलों में बैठे हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि 12 फरवरी को भरतपुर संभाग के 14 विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले और लक्ष्मण गौड़ को हटाने की मांग की थी। मलिंगा ने कहा कि ये मेरे अकेले का आरोप नहीं है, क्षेत्र के सभी विधायकों का आरोप है कि डीआईजी लक्ष्मण गौड़ एक भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों उद्योग नगर थाना प्रभारी से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दलाल प्रमोद शर्मा को एसीबी ने गिरफ्तार किया था और दलाल प्रमोद शर्मा भाजपा के कई नेताओं के नजदीकी रहा है। सोशल मीडिया पर उसकी भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ कई फोटोग्राफ्स हैं। प्रमोद शर्मा वो ये कहता है कि मैंने ये पैसे अपने लिए लिए। वो कौन है? उसको लोग पैसे क्यों देंगे? 5 लाख रुपए कोई 1000 रुपये या 100 रुपये किसी को दे सकता है क्या? या वो भरतपुर रेंज में उसने पैसे क्यों लिए? क्या इसकी जांच अच्छे तरीके से होनी चाहिए और इसका नार्को टेस्ट कराया जाए और डीआईजी का भी कराया जाए। लोगों को न्याय मिले। जो निर्दोष लोग हैं जो जेल में पड़े हैं, वो व्यक्तियों को इसने इतना अत्याचार किया, इतनी तफ्तीश गलत कराई है। तो यहाँ नार्को टेस्ट की मांग उठी है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता ज्योति खंडेलवाल भी हैं, उनसे इस बारे में जरा बात करते हैं। तो सर, भरतपुर में डीआईजी के नाम पर थाना प्रभारियों से वसूली के मामले में अब एक बड़ी मांग उठी है। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने दलाल प्रमोद शर्मा और डीआईजी लक्ष्मण गौड़ के नार्को टेस्ट की मांग की है। सर नमस्कार रितिका। जी सर नमस्कार। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी आपको कि भरतपुर में जो ये मामला है उसमें जो दलाल है प्रमोद शर्मा, उसके बीजेपी के नेताओं के साथ बहुत संबंध जो है वो दिखाए गए हैं। बहुत सी फोटोज हैं जो वायरल हुई हैं, काफी सारी फोटोज हैं और उन फोटोज के माध्यम से ये भी लग रहा है कि वो काफी अच्छे से जानकार जो है वो उन विधायकों के हैं। और इसी मामले में जब पूरी ये जब स्थितियां तभी सामने आएंगी, मुझे तो ये लगता है कि बिल्कुल जो वहाँ विधायक है उन्होंने नार्को टेस्ट की मांग की है और साथ ही बीजेपी के जो नेता हैं इनका भी टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट। तभी हमें पूरी तरीके से सच्चाई पता चल पाएगी कि कैसे क्या संबंध रहे हैं, क्या उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा है, नहीं रहा है, या जो भी परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से सामने आ पाएंगी। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भ्रष्टाचार को लेकर के 0 टॉलरेंस अपना बार बार दिखाते हैं। वो बार बार ये बोलते हैं अपने और अपनी कार्रवाइयों को ये सुनिश्चित करते हैं कि कैसे करप्शन को कम से कम किया जाए। उसी कड़ी में प्रयास है, तो बल्कि बीजेपी के नेताओं को भी आगे बढ़कर के आगे आना चाहिए। जी, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नेता सुमन शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। तो दलाल प्रमोद शर्मा जो बीजेपी के कई नेताओं के नजदीकी माने जा रहे हैं, सुमन शर्मा जी, उसका नार्को टेस्ट यहाँ कराने की मांग उठ रही है, आपका क्या कहना है इस पर? क्यों, मुझे क्या आपत्ति होगी? अच्छी बात है, जांच में सबको सहयोग करना चाहिए और एसीबी ने उनको रिटेन किया है। मैं तो चाहती हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आना चाहिए, क्योंकि जांच में कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई बाधा डालने की कोशिश करेगा। जिस प्रकार से डीआईजी और एक दलाल का प्रकरण सामने आया है, इसके पूरी सख्ती से जांच होनी चाहिए और जांच में सब लोग सहयोग करेंगे। हमारी कांग्रेस की मित्र को मैं सुन रही थी कि बीजेपी के लोगों को आगे आके सहयोग करना चाहिए, तो हम लोग सब तैयार हैं। सहयोग में कहा 0 टॉलरेंस जो भ्रष्टाचार को लेके मोदी जी का मुहिम है, उसमें बीजेपी का कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल हम लोग इसमें है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जी, तो ज्योति जी, यहाँ पर सुमन जी साफ तौर पर कह रही हैं कि हम सब साथ में हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। इन चीजों को लेकर 0 टॉलरेंस जो प्रधानमंत्री की तरफ से कही जाती है, उस पर ये अभी भी अटल है। नहीं, बिल्कुल, अगर लेकिन ये सवाल तो उठते ही हैं जब जो दलाल जो प्रमोद शर्मा है और उनके जब बीजेपी के नेताओं के साथ जो है वो फोटोग्राफ्स सामने आते हैं और जिस तरीके से काफी फोटोग्राफ्स, कोई एक आधी बार का नहीं कि कभी वैसे ही कोई खिंचवा लिया गया हो, काफी नजदीकी फोटोग्राफ्स जो है वो सामने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से, बल्कि उनको अगर कोई और जानकारी भी है, कुछ है, तो केवल नार्को टेस्ट के माध्यम से ही नहीं बल्कि कोई और संबंधित जानकारी है उसे भी देना चाहिए। और निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार जो है वो इस तरह के करप्शन के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई करने में हमेशा आगे है और आगे रहेगी। जी, शुक्रिया ज्योति खंडेलवाल जी और शुक्रिया सुमन जी आपका हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए।
बढ़ते आगे, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से राज्य में नए स्टेडियम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसके लिए कुछ दिनों पहले आरसीए ने अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर अनुदान की मांग की है। हालांकि फिलहाल बीसीसीआई की तरफ से कोई जवाब आया नहीं है। राजस्थान में क्रिकेट और दूसरे खेलों के लिए राज्य सरकार की ओर से सवाई मानसिंह स्टेडियम तो है, लेकिन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अपना कोई स्टेडियम नहीं है। और आज जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नए भवन का उद्घाटन के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से घरेलू टूर्नामेंट भी बंद हैं। बीसीसीआई से अनुमति मिलने के बाद टूर्नामेंट शुरू हो सकेंगे और घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए नई सिलेक्शन कमेटी का भी गठन किया गया है। ये महामारी है कोरोना की, तमाम जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो एक तरह से बंद हैं और अभी मेरा बीसीसीआई और जब भी हमें परमिशन देगी, मैं चाहूँगा कि जो टूर्नामेंट्स घरेलू टूर्नामेंट्स होते हैं उनको हम वापस लाएं। सिलेक्शन कमेटी का भी मामला है, उसको भी हम जल्द नई सिलेक्शन कमेटी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि एक बार वापस जो घरेलू क्रिकेट है बीसीसीआई जब भी परमिशन देती है तो हम उसको भी वापस सुचारू रूप से चालू कर सकते। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, यहाँ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन काफी सक्रिय होती हुई नए भवन का उद्घाटन और साथ ही साथ नए स्टेडियम की रूपरेखा तैयार करना और घरेलू टूर्नामेंट्स की शुरुआत की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, रूपरेखा जो है कुछ दिनों पहले तैयार की जा चुकी है, और लेकिन अब पूरा जो मामला है वो बीसीसीआई की जो अनुमति, जो ग्रांट मिलती है, अनुदान मिलता है, उस पर डिपेंड करेगा। हालांकि हमने जब बात की थी वैभव गहलोत से, जो आरसीए के अध्यक्ष हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कुछ दिनों पहले बीसीसीआई को आरसीए की तरफ से पत्र लिखा जा चुका है ग्रांट की मांग के लिए। अब जब ग्रांट वहाँ से मिलेगी, अनुदान वहाँ से जारी होगा, उसके बाद ही प्रदेश में एक बड़े स्टेडियम का यहाँ पर तैयार किया जाएगा, ताकि वहाँ पर यहाँ पर भी एक आरसीए का खुद का स्टेडियम हो, जहाँ पर जो राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मैच है वो हो सके। अभी फिलहाल जो राजस्थान में एक बड़ा स्टेडियम है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है मैच होते हैं, आईपीएल वगैरह होते हैं, लेकिन आरसीए का खुद का कोई स्टेडियम फिलहाल नहीं है। इसी लिहाज से एक लंबे समय से क्रिकेट खिलाड़ियों की भी मांग थी, क्रिकेट से जुड़े हुए जो लोगों हैं उनकी भी मांग रही, तो आरसीए की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। हालांकि ग्रांट की कब मिलती है, अनुदान कितना मिलता है, ये अभी कह सकते हैं कि भविष्य के गर्भ में, लेकिन प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वैभव गहलोत के द्वारा पत्र लिखा जा चुका है कुछ दिनों पहले। हालांकि अभी कह सकते हैं कि कोरोना काल की वजह से शायद कोई जवाब वहां से आया नहीं होगा, क्योंकि करीब 3 महीने से जो है कोरोना का संकट काल है, सभी तरह के टूर्नामेंट बंद पड़े हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी है जो वो किसी भी खेल की हो या और किसी आयोजन की, वो नहीं हो पा रही है। तो वैभव गहलोत ने साफ तौर पर यही कहा कि अभी हमारी बात, हम संपर्क में है बीसीसीआई के और वहाँ पर पत्र लिखा हुआ है, कोशिश करेंगे कि वहाँ से जल्द ही ग्रांट मिले, अनुदान मिले, प्रदेश के जो खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात मिले, एक अच्छा स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जयपुर में या राजस्थान में कहीं भी एक बनाया जाए, ताकि खिलाड़ियों को अच्छी तरह से वो खेल सके और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी यहाँ पर हो सके। बिल्कुल, तो एक नए स्टेडियम के लिए आरसीए की तरफ से बीसीसीआई को लेटर लिखा गया है और अनुदान की मांग की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, कोरोना संक्रमण के बाद जिस तरह से पर्यटन व्यवसाय और दूसरी गतिविधियों पर प्रभाव आया है, उसी तरह दिल्ली में बीकानेर हाउस की गतिविधियों पर आर्थिक प्रभाव आया है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने अधिकारियों को कहा है कि वो हाउस की आर्थिक गतिविधियों को फिर से सुचारू करने के प्रयास करें। जानकारी के अनुसार बीकानेर हाउस में आर्थिक गतिविधियों से साल भर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व मिलता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण मार्च से ही यहाँ सभी गतिविधियां बंद हैं। बीकानेर हाउस में बैठकें और अन्य समारोह होते हैं। बढ़ते हैं आगे, राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर विकास मंत्री शांति धारीवाल और स्वायत्त शासन के प्रमुख सचिव से एक रिटायर्ड अधिकारी की दोबारा नियुक्ति को लेकर जवाब मांगा है। नियुक्त हुए ये अधिकारी स्वायत्त शासन से ही रिटायर्ड हुए थे। इनकी नियुक्ति में गड़बड़ी की बात सामने आई है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। वहीं राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स में भी 78 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है और अलवर में 29, जयपुर में 25, कोटा में 8, झुंझुनू में 7, गंगानगर में 5,
भरतपुर, दौसा, पाली और राजसमंद में एक एक नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 18,092 हो गई है। हालांकि इनमें से 14,232 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि राजस्थान की रिकवरी रेट 88.66% है। माफ कीजिएगा, 78.66% है। वहीं प्रदेश में अब तक 413 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में टेस्टिंग बड़ी तेजी से हो रही है। 8 साल आपको बता दें कि 8,24,000 से ज्यादा टेस्टिंग की जा चुकी है। चलिए, स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।